हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। और आज हम लेकर के आए हैं एमपी सेट, जो कि 27 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो उसके सिलेबस के अनुसार आप लोगों के लिए 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। 100% प्रत्येक क्वेश्चन के आने के चांसेस रहेंगे। तो एक बार ये टेस्ट आप ज़रूर करके जाएं। तो चलिए, और सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि इकाई 1 से है। और प्रश्न है कि रूप परिवर्तन के कारणों का संगत वर्ग है, यानी कि हमें यदि कोई ध्वनि है तो उसका रूप परिवर्तन करना है। तो कैसे चलेंगे? ध्वनि परिवर्तन करेंगे, उसमें स्पष्टता, अज्ञान या बल। स्पष्टता, नया प्रत्यय, बल, अज्ञान, मूल में परिवर्तन, गलत प्रत्यय का प्रयोग। तो देखिए, गलत प्रत्यय का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं है, और साथ ही साथ में मूल में परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद है गलत प्रत्यय का प्रयोग। तो गलत प्रत्यय का प्रयोग तो वैसे भी, यदि हम मान लीजिए कोई ध्वनि है और या कोई शब्द है, उसका हमें परिवर्तन करना है, उसका रूप परिवर्तन करना है, तो उसके लिए पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि परिवर्तन, स्पष्टता, अज्ञान और बल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो पहला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास के संबंध में सही नहीं है। यानी जो देवनागरी लिपि है, इसके मानकीकरण के प्रयास में कौन सा यहाँ पर वाक्य आपको बताना है कि सही नहीं है। तो देखिए, पहला है संस्थागत प्रयास 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हुआ। नागरी लिपि सुधार समिति के सभापति महात्मा गांधी थे। इसके संबंध में सबसे बड़ा पहला सरकारी प्रयास 1947 में किया गया। आचार्य विनोबा के अनुसार देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। तो जो आपको संगत नहीं दिख रहा है या सही नहीं दिख रहा है, वो है आपका आचार्य विनोबा के अनुसार देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा 4th नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे कि हिंदी के वैज्ञानिक विकास के स्तर हैं: मानकीकरण का प्रयास, सूचना का प्रयास, पारिभाषिक शब्दावली का विकास, भाषा का वर्गीकरण, अनुवाद, कार्य की प्रगति। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेंगे जरा, कौन कौन से ऑप्शन हैं, इस प्रकार से ऑप्शन देख लेंगे आप। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, और आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और ई। यानी सूचना मानकीकरण का प्रयास भी हुआ है, इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली का विकास भी हुआ है, और अनुवाद कार्य की प्रगति भी हुई है। ठीक है। तो ये 3 जो हैं ये हमारे सही आंसर हो जाएंगे हिंदी के वैज्ञानिक विकास के स्तर पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो है आपका कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल आपको बताना है कि जो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसका समय कब से कब तक रहा है। ठीक है। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसमें पहला आंसर हो जाएगा आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय रहा है। ठीक है। जिसमें आपकी मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आती है आपकी पाली आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है और अवहट्ट आती है। ठीक है। तो ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला। इसके बाद अगला है, और अगला प्रश्न है कि अधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो आपको बताना है अधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, अधियार को खड़ी बोली में अंधेरा कहते हैं। यहाँ पर आपका 4था नंबर क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश में व्यापार किया जाता है, किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है,
तो राजभाषा किसे कहेंगे? तो आपको दिख रहा होगा कि किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, और यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि गौरव शब्द की उत्पत्ति बताना है आपको। गौरव शब्द की उत्पत्ति इनमें से किन किन शब्दों से हुई है? तो गुरु प्लस वा से हुई है, गुरु प्लस आ से हुई है, गुरु प्लस औ से, या गौर प्लस वा से। तो यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई है गौरव शब्द की वो हुई है गुरु प्लस वा से या से। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आपका सेकंड नंबर सही है। अब इसके बाद एक आपके पास गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोगों को पढ़ना है कि भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है। यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता में हैं, दास्ता मतलब होता है गुलामी, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, तो केवल इच्छा के कारण से ही है। क्यों है यह दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे? यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक इच्छा करें। यदि आपको और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक अपेक्षा करें, अधिक लालसा करें और अधिक आकांक्षा करें। इससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। यह आपका एक गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ आपको प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय है वो है इच्छा और अनिच्छा। यानी आप इच्छा करेंगे तो और दुख होंगे, अनिच्छा करेंगे तो सुख ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आनंद देती है, सुख देती है, लालसा बढ़ाती है, कार्यक्षमता बढ़ाती है। तो इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव है? तो देखिए यदि आप इच्छा नहीं करते हो तो वो हमें क्या देती है? सुख देती है। यानी यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? जब आप इच्छाओं को बढ़ने देते हैं, है ना? इच्छाओं के बढ़ने से, यानी कि आपकी इच्छाएं जैसे ही बढ़ती जाएंगी वो एक लंबी मृत्यु बन जाएगा आपका जीवन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर। और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लेखक के आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो भक्ति करने को, इच्छा ना करने को, विनम्र रहने को, कष्ट भोगने को। तो सभी को मालूम है कि लेखक ने क्या कहा है? इच्छा ना करने को पूरा का पूरा गणित कहा है, यदि आपको सुखी रहना है तो। चलिए ये 4 प्रश्न हमने अभी इससे कर लिए हैं। और अगला है दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो दुलाई वाली जो कहानी है वो लिखी गई है बेटा बंग महिला के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बंग महिला के द्वारा। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बंग महिला। और बंग महिला ने क्या लिखी है? तो दुलाई वाली कहानी लिखी है। इस बात का ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस के अनुसार पूरा एग्ज़ाम पेपर बनाया गया है। आशा करते हैं कि इसमें से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम जमाना है। तो लीजिए फटाफट आप लोग इसको जमाएंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या होगा? परिंदे, राजा निर्वंशिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। राजा निर्वंशिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी और परिंदे। इसके बाद है उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्वंशिया, परिंदे, एक टोकरी भर मिट्टी, फिर उसके बाद उसने कहा था, फिर राजा निर्वंशिया और बाद में परिंदे। तो यह वाला आपका जो है चौथा वाला जो है वो एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? पहले आप इस वाक्य को पढ़ लेंगे। ठीक है, आप इस वाक्य को पढ़ लेंगे। और वाक्य क्या है आपका? वाक्य है खून
का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ये जो कथन है ये किस कहानी से लिया गया है? तो ध्यान रखना, ये जो लिया गया है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये भी आपकी जो MP टेट में पूरा का पूरा जो सिलेबस दिया है उसमें ये कहानी है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। ठीक है, यानी खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस कहानी की ये पंक्ति है, ठीक है, या कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो हम आपको रीतिकालीन प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो यहाँ पर हैं आचार्यत्व प्रदर्शन, रीतिकालीन प्रवृत्ति नहीं है, बताना है। आलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण और नक्शिक वर्णन। तो ध्यान रखना, ये विशेषता पाई जाती है रीतिकाल में, नक्शिक वर्णन भी है, आलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह भी है। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो विशेषता नहीं पाई जाती है तो वो है नारी के आदर्श रूप का चित्रण, यानी यहाँ पर जो आपका C नंबर या 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, इन कृतियों को आपको सुमेलित करना है। तो आप लोग पहले सुमेलित कर लेंगे, इसके बाद हम ऑप्शन दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ऑप्शन आपके ये रहे। इसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इन्होंने क्या लिखा है? तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा का दूसरा नंबर, यानी कि हमारे दूसरे नंबर पर ही है। इसको हम एक बार सुमेलित करके बता देते हैं। का इसमें सेकंड है, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हो जाएगा हिंदी साहित्य विमर्श। और खा नंबर का तीसरा हो जाएगा, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कौन सा लिखा हुआ है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो है वो सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको संधि विच्छेद अनुचित, यानी कि कौन सा संधि विच्छेद इसमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। बहिरेकता, बहि प्लस एकता, आशीर्वचन, आशीह प्लस वचन, रतिरंश, रतिह प्लस रंच, और तपश्चर्या, तपह प्लस चर्या। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो सही, अब सही कौन सा होगा? जो गलत होगा, जो गलत होगा वो यहाँ पर सही है, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो तीसरा नंबर हो जाएगा, रति है प्लस रंश, रतिरंश। ये जो है ये सही तरीके से नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, यानी सही विच्छेद किस संधि का नहीं था ये देखना था। इसके बाद है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। अब आपको विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानना है, यानी कि अनुचित कौन है? तो ध्यान रखना, बद का नेक ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दुष्चरित्र का निश्चरित्र, ये तो बिल्कुल एक जैसे ही हो गए हैं। विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा और मधुर का कटु हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो हैं वो एकदम सही हैं, लेकिन दुष्चरित्र का निश्चरित्र नहीं होता है। ठीक है, चरित्र का दुष्चरित्र हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर दुष्चरित्र और निश्चरित्र एक जैसे दिए गए हैं, यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो सभी को भली भांति से मालूम होगा कि श्रद्धा जो है वो कामायनी कृति की नायिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। तो छायावाद के प्रवर्तक भी आप लोग सब लोग जानते हैं, क्या सुमित्रानंदन पंत होंगे, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद? तो यहाँ पर छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएंगे छायावाद के प्रवर्तक? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से अलंकार के या अलंकार का कौन सा भेद नहीं है। तो अलंकार का भेद नहीं है आपको बताना है, तो ध्यान रखना इनमें कौन सा अलंकार का भेद है बताना है। ठीक है, इनमें कौन सा अलंकार का भेद है। तो देखिए, अलंकार अगर मुख्य रूप से देखे जाएं तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। यदि प्रयोग की दृष्टि से देखे जाएं तो तीन हो जाते हैं, उसमें आपका उभयालंकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो शब्दालंकार अलंकार का भेद है। ये जो अलंकार के भेद दिए हुए हैं, जैसे छेकानुप्रास है, लाटानुप्रास है, तो ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा नहीं आती है। तो ध्यान रखना, तेलुगु जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है किस रूप में। तो ध्यान रखना, राजभाषा तो देखिए ब्रजभाषा है नहीं है, तकनीकी भाषा भी नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी काव्य भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आजाद, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें जो थे दौलतराम जो थे वो थे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। किस पार्टी के सदस्य थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, फिर आपको सुमेलित करना है। तो दिल एक सादा कागज, धरती धन ना अपना, जाग मछंदर गोरा खाया और नागफनी का देश। ठीक है, तो ये जो हैं ये आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आपको दिखाई दे जाए पूरा। चलिए इस तरीके से आप इसको, हाँ अब आपके पास पूरा आ गया है। तो यहाँ पर आपको करना है, फटाफट आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है दिल एक सादा कागज, तो दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा की ही है। और इसके बाद है धरती धन ना अपना, ये जगदीश चंद्र की है। धरती धन ना अपना ये किसका, जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है। और जाग मछंदर गोरख आया ये विश्वम्बर नाथ उपाध्याय जी का है। किसका है, विश्वम्बर नाथ उपाध्याय जी का। और नागफनी का देश ये अमृत राय की कृति है, यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो सेकंड नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। तो यहाँ आपका बंटी आप लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ आपके बंटी में आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य और राजनीति एवं प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको सीधे बता देता हूँ कि आपके बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन दिया गया है, यानी यहाँ पर जो सही है वो ए और डी आंसर आपका सही है। अब यहाँ पर हम चलते हैं और ए और डी किस में है, तीसरे नंबर में, यानी कि यहाँ पर आपका 3 नंबर जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग याद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है। ग्रामीण परिवेश की है, शहरी, ग्रामीण और शहरी और महानगर की। तो जो लाल पान की बेगम है वो ध्यान रखना ग्रामीण परिवेश की
कहानी है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है, भावात्मक है, विवेचनात्मक है या विवरणात्मक है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये आपका एक ललित निबंध है, यानी ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, महाभाष्य में, मेघदूत में या इनमें से कोई नहीं? तो ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ आपका सही हो जाएगा कामसूत्र में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा कठिन सा आपको लग रहा होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे? आदर्शवादी थे, यथार्थवादी थे, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे या यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी थे? तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है और यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। तो देखिए, गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती जी का है, बिल्कुल। इसके बाद कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद सारा आकाश राजेंद्र यादव और उसका बचपन मंडू भंडारी। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे में से कुछ कोई होगा और यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा होगा? उसका बचपन मन्नू भंडारी, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है? उसका बचपन मन्नू भंडारी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके पास। अगला प्रश्न है अलका कुल्ली भट्ट। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो उपन्यास हैं उनका प्रकाशन की दृष्टि से आपको सही कालक्रम बताना है। तो देखिए, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। अप्सरा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, अलका। अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो डायरेक्ट आप तीसरा लगा लीजिए और बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा। ठीक है, कौन सा होगा? एक मिनट। अप्सरा, अलका, पहला वाला है ना, अप्सरा, अलका। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका पहला वाला आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो उपन्यास हैं वो क्रमशः कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है। अब देखिए, कहीं कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? किसके? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु। कौन हो जाएगा? परीक्षा गुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि समाज और सरकार से क्या अपेक्षा करता है? बाल मजदूरी की समस्या के उन्मूलन के लिए मिलकर कार्य करें, बच्चों को आयु अनुसार उचित वेतन दें, बच्चों की शिक्षा के प्रति सचेत रहें, बाल मजदूरी की ओर ध्यान ना दें, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रमुख कवियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? नई कविता में आपको बताना है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो अज्ञे और रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। नई कविता के प्रमुख कवियों का कालक्रम जो है वो उसमें सबसे पहले अज्ञे जी, फिर रामविलास शर्मा जी, फिर मुक्तिबोध जी और बाद में धर्मवीर भारती जी रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना हो जाएगी वो हो जाएगी सतपुड़ा के जंगल।
कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा के जंगल, यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की पूछी गई थी तो वो है सतपुड़ा के जंगल। इसके बाद है नीड का निर्माण फिर के लेखक कौन है? यानी नीड का निर्माण फिर तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, जिसको इन्होंने 4 खंडों में विभक्त किया है। तो उसमें से एक है नीड का निर्माण फिर, और ये दूसरा यानी सेकंड नंबर वाला ये खंड है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस कवि की भाषा को अश्लील कहा गया है? निम्नलिखित में से किस कवि की भाषा को अश्लील कहा गया है? तो ध्यान रखना, जो धूल में मिला होगा वही अश्लील बातें करेगा, यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा जो है वो चौखे चौपदे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? चौखे चौपदे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो चिदम्बरा पर आपको बताना है। तो चिदम्बरा पर मेरे ख्याल से जो है सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा 2nd नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो ये MP टेट वर्ग 1 में भी ये टॉपिक था। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित जो कहानी है वो है उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह मेन पात्र होते हैं और सूबेदार हैं, सूबेदारनी हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। कौन सी? उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसको आप सभी लोग जानते होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ध्यान रखना, पेपर में ऐसे ही होता है, उसमें कुछ आपको सरल क्वेश्चन दिए जाएंगे एकदम, और कुछ जो होंगे वो कठिन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो है हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता आपको बताना है कि हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? तो ध्यान रखना, राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत सारे यात्रा वृतांत लिखे हुए हैं और इन्हीं को हम घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी में रिपोर्ताज का जनक जो है वो शिवदान सिंह चौहान जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिवदान सिंह चौहान जी को। यहाँ पर आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं जिससे आपको ये 100 प्रश्न जल्दी से पढ़ने के लिए मिल जाएं। इसके बाद है तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो भली भांति आप लोग इनसे परिचित होंगे। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर, यानी अज्ञे जी। ठीक है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो देखिए हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, तो यहाँ पर जो आपका सही अलंकार हो जाएगा वो रूपक, यमक, मानवीयकरण या फिर अनुप्रास। तो यहाँ पर सही आपका हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार। कौन सा हो जाएगा? मानवीयकरण अलंकार, क्योंकि ताल के बारे में यानी प्रकृति को जब हम मानव की तरह चेतन दिखाने लगें तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा स्थायी भाव है ये आपको बताना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? शोक हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अभी भी, यानी अभी भी भरत जो है वो क्या शोक में है, क्योंकि उसको तो भाई अकंटक राज्य उसे जब मिल गया है तो वो किस में है? शोक में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शोक स्थायी भाव हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बनी हैं? तो कुंडलियाँ जो होती है वो बनी होती है दोहा प्लस रोला से, यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और इसी क्रम में अगला जो हमारा प्रश्न है यह आपको बताना है कि दिनकर जी के किस ग्रंथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हुंकार को, कुरुक्षेत्र को, उर्वशी को या संस्कृति के 4 अध्याय को? तो मेरे ख्याल से जो इतना मुझे याद आ रहा है वो क्या है आपका? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा भारत मित्र पत्र पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ध्यान रखना, शनिचर जो था वो राग दरबारी का पात्र था, और इसके बाद जनसेवक, तो जो जनसेवक जो पात्र था वो था रंगभूमि का, और कालीचरण जो पात्र था वो मैला आंचल का पात्र था, और भुवन जो था वो नदी के द्वीप का पात्र था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लिया करें। मुक्तिबोध की कौन सी रचना फैंटेसी से प्रभावित नहीं है? तो मुक्तिबोध की जो भूल गलती रचना है ये फैंटेसी से प्रभावित नहीं है, वैसे भूल गलती जो है वो इनकी एक कविता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है और ये प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि जीवनी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्मृति के झरोके से जीवनी अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। व्योमकेश दरवेश जीवनी अज्ञेय के जीवन पर रचित है। समय साम्यवादी जीवनी विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर आधारित है। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित जीवनी है, और अग्नि सेतु विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी है। तो यहाँ पर जो आपके सही होने वाले हैं वो होने वाले हैं सी, डी और ई, यानी कि ये जो हैं ये एकदम आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक यानी विकल्प क्रमांक दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, डी, ई जो है वो एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके लिए, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो आवारा मसीहा में आप लोग देख लेंगे कि आवारा मसीहा में क्या क्या दिया था। तो द्विजेंद्र लाल राय शरत चंद्र के कटु आलोचक थे। इसके बाद गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलोप दृष्टि से देखते थे। बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरत चंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरत चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी, और शरत चंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रमथनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 3 कथन जो हैं इसमें सही हैं, बी है, सी है और इसके बाद डी जो कथन है वो सही है। तो आपका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर क्रमांक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार और अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा भी आपकी यूनिट में एक कृति दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा हिस्सा है? यानी चौथा है, तीसरा है, दूसरा है या पहला है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त की है, और ये जो है ये आपका पहला खंड है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सा खंड है? पहला खंड है। इसके बाद है, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनः स्थिति का कारण क्या है? मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु,
मनपसंद नौकरी ना मिलना, लड़कियों का उच्छृंखल व्यवहार और घर से दूर रहना। तो परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनः स्थिति जो है वो है मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु के कारण। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या है। एक आपके उसमें ग्रेगिन कहानी दी हुई है, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि ग्रेगिन कहानी का अन्य नाम क्या है। तो ग्रेगिन कहानी का जो अन्य नाम है वो है रोज। कौन सा है, रोज है। यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो दूसरा नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया प्रसिद्ध रचना है। तो सिक्का बदल गया ये आपको बताना है किसकी रचना है। तो सिक्का बदल गया जो है वो कृष्णा सोबती जी की रचना है। किसकी रचना है, कृष्णा सोबती जी की ये प्रसिद्ध रचना है। यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। तो बकरी नाटक के लिए हम लोग पढ़ लेंगे कि यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही रहेगा वो रहेगा आपका ए कथन और इसके बाद डी नंबर वाला कथन। यानी आपका चौथा आंसर जो है वो एकदम सही हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पर जो आपका सही है वो ए है और डी नंबर है। यानी कि विकल्पों के आधार पर आपका यहाँ पर भी डी नंबर जो है वो एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है। तो रेवा तट ध्यान रखना ये पृथ्वीराज रासो का ही सर्ग है और ये जो सर्ग है वो 27वां सर्ग है। कौन सा सर्ग है, 27वां सर्ग है। इसको याद रखना। ये रेवा तट भी आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है। तो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है। तो वो जो रानी है वो है पद्मावती जी। यानी यहाँ पर जो है वो पहला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका प्रश्न है वो है नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य क्या है। नागमती की भी कहानी आपके उसमें दी हुई है। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। तो यह 12 मासा शैली में लिखा है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ए नंबर और डी नंबर। ए नंबर और डी नंबर जो है वो आपका एकदम क्या है, सही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद है मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है। ये आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि मानस का हंस कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को। यानी यहाँ पर पहला नंबर जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। यानी कि किस मुहावरे का अर्थ जो है वो आपको गलत बताना है। तो यहाँ पर जो है नहले पर दहला करारा जवाब देना एकदम ये सही है। बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना, सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना, ये तीनों तो सही हैं। लेकिन थाली का बैगन होना ये जो हमारा है ये गलत तरीके से इसका अर्थ यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर 4th नंबर जो है वो एग्जैक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो ध्यान रखना, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ तो परिश्रम का फल
अवश्य मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ। ठीक है, जो जो परिश्रम करेगा वो फल अवश्य प्राप्त करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है, ये आपको बताना है। तो भिखारी सड़क पर चिल्ला रहा है, ये अकर्मक क्रिया है बिल्कुल। राधा श्याम को पत्र लिखती है, ये द्विकर्मक क्रिया है, ये भी हमारा सही है। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। और वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो ध्यान रखना, जो पूर्व में क्रिया होती है और उसके बाद दूसरी कोई क्रिया होती है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ आकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, तो ये सही है। चिल्ला रहे थे, चिल्लाना अकर्मक है। और श्याम को पत्र लिखती है यानी द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पर जो अनुचित है वो है बगीचे में मोर नाच रहा है, यहाँ इन्होंने लिखा सकर्मक क्रिया, लेकिन नाचना तो क्या होती है? अकर्मक क्रिया। मैं आपको 1 मिनट यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक के बारे में बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जो बिना कर्म के पूरी नहीं होती हैं, और अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जो हमेशा बिना कर्म के ही पूरी होती हैं, ये ध्यान रखना है बस। तो नाचने के लिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो समझ लेना कि वह क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है कि किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? क्या बचपन का, कैशोर का, ऐश्वर्य का या मातृत्व का? तो ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जिस भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है वो है ऐश्वर्य, क्योंकि ईश्वर शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐश्वर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? तो यहाँ पर ध्यान रखना, इनको हम नयनार नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? नयनार नाम से जानते थे। तो यहाँ 7वें का आपका ए जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है, वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, केरल में और बंगाल में। तो जैसा आपको यहाँ आंसर दिख रहा है, तो वारकरी और महानुभाव संप्रदाय जो है वो महाराष्ट्र में ही प्रचलित था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? सांप्रदायिकता की त्रासदी आपको बतानी है। तो ध्यान रखना, ये जो है ये तमस में है। किस में है? तमस में। और तमस जो है ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? आखिरी चट्टान तक, चीड़ों पर चांदनी, आप्रवासी की यात्राएं और खंडित यात्राएं। तो मोहन राकेश का जो यात्रा वृत्तांत है वो है आखिरी चट्टान तक। और ये हमने आपको बताया था कि मोहन राकेश का संग देगा, आखिरी चट्टान तक देगा। तो यहाँ पर जो है कहते ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना? तो वही है, मोहन राकेश की दोस्ती नहीं टूटेगी आखिरी दम तक। तो आखिरी चट्टान तक इनका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अगला है, हिंदी नवरत्न के लेखक निम्न में से कौन से रचनाकार हैं? हिंदी नवरत्न के लेखक निम्न में से कौन से रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मिश्र बंधु जी, प्रताप नारायण मिश्र जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र बंधु, यानी सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? तो ये जो है ये रिपोर्ताज विधा की रचना है और इसके लेखक जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो ध्यान रखना, ऋण जल धन जल ये एक रिपोर्ताज विधा में लिखा गया है, जिसके लेखक जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य
20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। और ये हमने पूरे के पूरे साहित्य ग्रंथ पढ़ा चुके हैं एक वीडियो में, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? सास्वर वाचन का, गुनगुनाकर, मौन रहकर या ऊंचे स्वर में? तो यहाँ पर ध्यान रखना, मौन रहकर गीता वाचन करने का उल्लेख किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिताजी के बारे में। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस के रचनाकार कौन हैं? तो हिंदी के जो प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, उसके जो रचनाकार हैं वो गोपाल चंद्र जी हैं। यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कुछ पंक्तियाँ आपके लिए आई हैं, इसमें आपको बताना है कि किसके बारे में ये कही गई हैं। तो आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है मानव जो करता है इसी समय, उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? कौरव नगरी से उद्धृत है, गांधारी का शाप से, प्रभु की मृत्यु से या पशु के उदय से? तो यहाँ पर जो है ये आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है वो कौन सा हो जाएगा? चौथा आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा जो सेशन है वो आज ख़त्म होता है। और आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये PDF यदि चाहिए है तो आप फ्री में इसको हमसे ले सकते हैं। आप इस नंबर पर हमें मैसेज करके, और 27 तारीख से पहले ये PDF एकदम आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।